नमस्कार, मैं निकिता। स्वागत है आपकी आज के इस वीडियो में। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें इंसान की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और हाथ पैर में कंपन शुरू हो जाते हैं और कभी कभी तो ये बीमारी इतनी ऊंची तक पहुंच जाती है कि वो लोग अपने सिग्नेचर तक भूल जाते हैं। जी हाँ, आज है पार्किंसन डे 11 अप्रैल और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गोविंद माधव मौजूद है जो एक न्यूरो फिजिशियन है और मूवमेंट डिसऑर्डर के विशेषज्ञ हैं। तो आइए हम उनसे बात करें इसके बारे में और अधिक जानकारी लें। ठीक है, हमारा पहला सवाल ये है कि ये पार्किंसन है क्या? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें कि हमें जानना होगा कि पार्किंसन क्या है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना है या फिर अगर वो इस बीमारी के बारे में जानते हैं तो उन्हें आधी अधूरी जानकारी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें कि पार्किंसन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं एक मशीन का। किसी भी मशीन में दो तरह के ऑयल लगते हैं, एक तो पेट्रोल या डीजल जिससे कि इंजन चालू होता है और दूसरा होता है मोबिल या इंजन ऑयल जो कि उसके काम करने की प्रणाली को स्मूथ करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। तो समझिए हमारा दिमाग या हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन डीजल या पेट्रोल की तरह काम करते हैं। यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाए किसी शरीर के एक हिस्से में तो लकवा हो जाता है, पूरे शरीर में खत्म हो जाए तो जान चली जाती है। लेकिन अगर हमारे शरीर या दिमाग के मशीन में सिर्फ मोबिल की कमी हो जाए तो जैसे इंजन में क्या होता है, अगर मोबिल की कमी हो जाए तो गाड़ी चलती तो जरूर है लेकिन रुक रुक के, थम थम के, अटक अटक के। वैसे ही हमारे शरीर या दिमाग की जो मोबिल इंजन ऑयल या लुब्रिकेंट है वो है डोपामिन नाम का एक केमिकल जो हमारे दिमाग में बनता है। और अगर हमारे दिमाग में डोपामिन की कमी हो जाए एक खास हिस्से में जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए चाहिए था तो क्या होगा, हमारा शरीर चलेगा जरूर लेकिन रुक रुक के, थम थम के, अटक अटक के चलेगा। यानी हमारे ब्रेन से निकलने वाले डोपामिन की फैक्ट्री में कोई कमी आ जाए जिसकी वजह से ब्रेन के खास हिस्सों में डोपामिन की कमी आ जाए, उसकी वजह से इंसान में अकड़न, कंपन या धीमापन के लक्षण आ जाए तो इस लक्षण को पार्किंसन या पार्किंसोनिज्म कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को पार्किंसन है तो इसकी पहचान कैसे होगी? जी, तो जैसा हमने बताया कि 3 लक्षण हैं, कंपन, अकड़न, धीमापन, पार्किंसन के 3 लक्षण। इस दोहे से, कविता से हम उसको याद कर सकते हैं। तो अगर किसी भी इंसान में धीमे धीमे बढ़ने वाली स्थिति ऐसी हो जाए जिसमें कि उसके हाथ पैर या शरीर के किसी हिस्से में कंपन होने लग जाए, उसकी चाल या उसकी काम करने की गतिविधि की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे, स्लो होने लगे, धीमा होने लगे, या शरीर में उसे अकड़न या स्टिफनेस या रिजिडिटी महसूस होने लगे, चाहे हाथ पैर में या शरीर के किसी भी हिस्से में, जिसकी वजह से उनका जो फ्रीनेस है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगे, तो इन तीनों में से कोई भी 2 लक्षण अगर किसी के अंदर मौजूद हैं जो कि धीमे धीमे बढ़ रहे हैं तो इसे पार्किंसोनिज्म कहा जाता है। यानी ये पार्किंसन के लक्षण है। अगर किसी इंसान में ऐसे लक्षण है तो उन्हें न्यूरोफिजिशियन या मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट से सलाह लेने की जरूरत है। सर, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या हर कंपन जो हम लोग देखते हैं वो पार्किंसन कहलाता है? और सर, जैसा आपने अभी हमें पार्किंसन के बारे में जानकारी दी, ये बहुत ही अहम सवाल है कि हर कंपन पार्किंसन नहीं होता है। पहले हम कंपन की बात करें कि हमारे हाथ पैरों में कंपन बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम किसी भी कारण से स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, जैसे किसी को अचानक स्टेज पे जाना पड़े या किसी स्टूडेंट को प्रिंसिपल ने अचानक से क्लास में बुला दिया या किसी से कोई गलती हो गई, कोई कीमती सामान टूट गया या किसी के एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं, किसी का ब्रेकअप होने वाला है या हुआ हो, ऐसे कोई भी कंडीशन हो जिसमें कि उसे एंजाइटी के अटैक अगर आए, उस समय भी उसके हाथ पैरों में कंपन हो सकते हैं। यानी कंपन का जो सबसे बड़ा कारण है, अधिकतर लोगों में 60-70% लोगों में कंपन का बड़ा कारण एंजाइटी का यानी कि स्ट्रेस का, तनाव की स्थिति का होना होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस कंपन को हम पार्किंसन बोलेंगे। कंपन का दूसरा कारण दवाइयों के दुष्प्रभाव भी होते हैं। जैसे बहुत सारी दवाइयां होती हैं, जैसे कि कफ सिरप ही किसी ने बहुत ज्यादा मात्रा में पी ली हो
या गैस की एक दवाई जिसमें लिवोसल्फिराइड मिली होती है, अगर उसका लंबे समय तक सेवन किया जाए, या एंटीसाइकोटिक दवाइयां होती हैं, वैल्प्रोएड जैसी दवाइयां होती हैं जो कि डोपामिन की कमी को बढ़ाती हैं, यानी डोपामिन की मात्रा को कम कर देती है हमारे दिमाग में, उनके दुष्प्रभाव के रूप में हाथ पैरों में कंपन हो सकता है। किसी को थायराइड की परेशानी हो, पैराथायराइड हार्मोन का दिक्कत हो, इस तरह की परेशानियों में भी किसी किसी को कंपन होता है। किसी किसी को जेनेटिक कंपन की बीमारी, जिसे एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं, लोग बताते हैं कि उनके हाथों में कंपन है, उनके पिताजी के भी हाथ कांपते थे, उनके दादाजी के भी या नाना जी के भी हाथ कांपते थे, जिसमें कि सिर्फ कंपन होते हैं, कंपन के अलावा बाकी और कोई समस्या नहीं होती है। तो ये तो एसेंशियल ट्रेमर हुआ। कुछ लोगों में कंपन के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि कुछ और जेनेटिक बीमारियां हैं, डिस्टोनिया की बीमारियां हैं जिनमें कि कंपन होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर कंपन को हम, लेकिन अधिकतर मरीजों का ये सवाल रहता है कि क्या पार्किंसन जल्द से ठीक होने वाली बीमारी है या नहीं, तो प्लीज इसके बारे में बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग हमारे पास आते हैं कि क्या पार्किंसन जड़ से ठीक हो सकता है। पहली बात, अगर पार्किंसोनिज्म किसी अन्य कारण की वजह से है तो उस कारण को ठीक करते ही पार्किंसन के सारे लक्षण जड़ से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर यह सिर्फ पार्किंसन डिजीज है जो कि ब्रेन में जो डोपामिन की फैक्ट्री है वो धीरे धीरे सूख रही है, उसकी वजह से है, तो ये जड़ से ठीक नहीं होगी। यानी जिस प्रकार से शुगर या बीपी की बीमारियां हैं जो इंसान के साथ ही जाती है, पूरे जीवन वो उनके साथ रहती है, उसकी दवाइयों से उसे नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही पार्किंसन अगर एक बार हो गया तो पूरे जीवन वो बीमारी उसके साथ रहेगी और पूरे जीवन उसकी दवाइयों का सेवन करना होता है। एक और चीज जरूरी ये है कि पार्किंसन क्यों हो रहा था। ब्रेन में डोपामिन की जो फैक्ट्री थी, सब्सटेंसिया निग्रा, मिड ब्रेन एक जगह है जहां पे सब्सटेंसिया निग्रा एक जगह है जहां डोपामिन का निर्माण होता है, वो फैक्ट्री धीरे धीरे सूख रही है। यानी अगर हमें 100% डोपामिन चाहिए था नॉर्मल स्थिति में, और अगर फैक्ट्री सूख के 80% ही दे पा रही है, तो हमें 20% बाहर से दवाई देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन समय के साथ इस फैक्ट्री का सूखना बढ़ता ही जाता है, यानी 6 महीने के बाद वो प्रोडक्शन 70% हो जाएगा, 2 साल के बाद वो 50% हो जाएगा, 4 साल के बाद 40% हो जाएगा। तो समय के साथ बीमारी बढ़ती भी जाती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है लोगों के लिए। किस लिए? क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कि सर आपने जो दवाई दी उससे आज तो फायदा हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद आते हैं कि अब ये दवाई काम नहीं कर रही है, लगता है हमें डॉक्टर बदलने की जरूरत है, या फिर शायद हमें कोई और बीमारी तो नहीं है। तो पहले ही ये बात जान लें कि अगर पार्किंसन है तो समय के साथ ये आगे ही बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। हम दवाइयों से उसके लक्षण को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, या दवाइयों का रूप बदलेंगे, या दूसरी तीसरी चौथी दवाइयां भी जोड़ने की जरूरत पड़ती है। कि विथड्रॉल में कोई आदमी लंबे समय से शराब का आदी है और अभी वो शराब लेना बंद कर रहा हो, या शराब लगातार ले रहा हो, उसकी वजह से उसके ब्रेन में कोई परेशानी हो रही हो, तो उसमें भी कंपन होता है। तो ये सारे कंपन पार्किंसन नहीं है। लेकिन जैसा हमने पार्किंसन की शुरुआत में कहा कि कंपन, अकड़न, धीमापन पार्किंसन के 3 लक्षण, इन तीनों में से कोई भी 2 अगर एक इंसान में मौजूद हो तो इस तरह के लक्षण को पार्किंसोनिज्म कहा जाता है, यानी पार्किंसन जैसे लक्षण। लेकिन जब भी किसी इंसान को पार्किंसोनिज्म यानी पार्किंसन से मिलते जुलते लक्षण आते हैं तो हमारा अगला सवाल यह होता है कि ये पार्किंसोनिज्म के अन्य कारण क्या हो सकते हैं। क्योंकि पार्किंसोनिज्म के कारण, जैसे मैंने बताया, दवाइयां हो सकती हैं, नशीले पदार्थों का सेवन हो सकता है, कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन लाइक थायराइड, पैराथायराइड, विटामिन डी, कैल्शियम, B12 इनकी गड़बड़ी के चलते हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, या कुछ जेनेटिक कारण से हो सकता है, ब्रेन में लकवा की वजह से हो सकता है, या उनके ब्रेन में अन्य कुछ और जैसे विल्सन डिजीज की वजह से हो सकता है। तो इन सभी कारणों की वजह से भी किसी किसी में पार्किंसन जैसे लक्षण मिल सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं है और उसके बावजूद किसी में कंपन, अकड़न, धीमापन के लक्षण आ रहे हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग पार्किंसन डिजीज कहते हैं। यानी पार्किंसन डिजीज के 2 प्रकार हुए। पहला, जिसमें कि अन्य कोई कारण नहीं है और फिर भी इंसान को कंपन, अकड़न, धीमापन हो रहा है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस कंडीशन को इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज या IPD या साधारण भाषा में सिर्फ पार्किंसन रोग कहेंगे। लेकिन अगर यही सारे लक्षण किसी दूसरे कारण की वजह से हैं, जैसे कि किसी दवाई की वजह से, किसी अन्य बीमारी की वजह से, किसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से, ब्रेन में लगी चोट की वजह से, तो इन सारी चीजों को पार्किंसोनिज्म कहा जाता है। अब पार्किंसन
तो जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है तो हमारा पहला काम होता है ये पता लगाना कि किसी अन्य कारण की वजह से या पार्किंसन की वजह से है। क्योंकि अगर ये किसी अन्य कारण की वजह से है तो हम बस उस कारण को दूर करते हैं और लक्षण ठीक हो जाता है, यानी उसको पार्किंसन की दवाई लंबे समय तक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर अन्य कारण नहीं है और सिर्फ पार्किंसन है तब हम पार्किंसन की जांच करते हैं, उसकी दवाइयों को आगे बढ़ाते हैं। जब पार्किंसन पे हम नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो भी हमारे पास दो सवाल होते हैं, यह सिर्फ पार्किंसन है या पार्किंसन प्लस है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्लेन पार्किंसन है तब तो दवाइयां दी जाएंगी, दवाइयों से उसके ऊपर असर पड़ेगा, वो आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएगा। लेकिन अगर पार्किंसन प्लस है तो जनरली ये थोड़ी खराब बीमारी होती है। खराब बीमारी इसलिए क्योंकि इस पर दवाइयों का असर कम पड़ता है। ऐसे इंसान बार बार गिरने लग जाते हैं और इनकी उम्र कम होती है। पार्किंसन प्लस की जैसे ही पहचान होती है तो हमें लगता है कि उनकी उम्र पहचान से मौत के बीच में 5 से 8 साल का फासला होता है। तो हमारे पास जब भी ये पेशेंट आते हैं पार्किंसन के तो हमारी जो तफ्सीस होती है, मरीज की जांच होती है, बाकी सारे रिपोर्ट और उनके असर को देखते हुए परीक्षण के बाद हमें इस नतीजे पर भी पहुंचना होता है कि मरीज को पार्किंसन डिजीज है या पार्किंसन प्लस डिजीज है। हमारा अगला सवाल ये है कि क्या यह जेनेटिक बीमारी है, पीढ़ी से पीढ़ी दूसरे में भी जाती है क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अक्सर जिनके घर में किसी एक मरीज को पार्किंसन होता है तो उनके परिवार के बाकी सदस्य हमारे पास आते हैं कि हमें आगे चल करके इस बीमारी होने की क्या संभावना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसा लोग पूछते हैं कि क्या पार्किंसन जेनेटिक बीमारी है। अक्सर किसी के घर में अगर किसी इंसान को पार्किंसन होता है तो उनके परिवार के बाकी लोग आकर के ये पूछते हैं कि क्या हमें भी ये बीमारी होने की संभावना है। तो पहली बात ये समझना है कि पार्किंसन से मिलती जुलती 2-4 कंडीशन है, जैसे कि एसेंशियल ट्रेमर जिसमें कि मिलती जुलती 2-4 कंडीशन है, जैसे कि एसेंशियल ट्रेमर जिसमें कि सिर्फ कंपन की बीमारी होती है, विल्सन डिजीज जिसमें कंपन के साथ बाकी सारी चीजें होती हैं। तो ये कुछ कंडीशन तो जेनेटिक है। बाकी ऐसा जो हम इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज की बात करें तो 2 से 4% लोगों में ही यह जेनेटिक होता है, जो कुछ म्यूटेशन की वजह से होता है। और ये यंग ऑनसेट पार्किंसन में ज्यादा मिलता है, यानी अगर किसी को पार्किंसन के लक्षण 50 से कम उम्र में दिख रहे हैं तो उनमें जेनेटिक जांच करके देखनी होती है कि आगे चल के इनके बाकी परिवार सदस्यों में जेनेटिक समस्या की वजह से पार्किंसन होने की क्या संभावना है। नहीं तो अमूमन अगर 60 के बाद शुरू होने वाला पार्किंसन किसी के घर में किसी को सदस्य को है तो बाकी लोगों को होने की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरी बात, यह बीमारी छुआछूत की भी नहीं है। अक्सर लोगों को डरता है कि क्या इनके साथ रहने से, इनके साथ खाना खाने से या इनके साथ बैठने उठने से भी लोगों को पार्किंसन होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये छुआछूत की बीमारी होती तो सबसे ज्यादा तो डर डॉक्टरों या नर्सेज में या हेल्थ केयर स्टाफ में ही होता, जबकि हम तो अपने किसी भी पार्किंसन मरीज से कोई भी इस तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये बात काफी है लोगों को ये जताने के लिए कि पार्किंसन के मरीज को प्यार से रखें, अपने साथ रखें, नॉर्मल इंसान की तरह रखें। ना तो ये जेनेटिक यानी अगली पीढ़ी में जाएगा, बहुत ज्यादा इसके चांसेस नहीं है। छुआछूत की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि क्या पार्किंसन में मरीज को पागलपन के लक्षण आते हैं या फिर उनकी याददाश्त गुम हो सकती है? यह बहुत बार देखने को मिलता है, या लोगों के सवाल भी रहते हैं, या लोग अपने मरीज को लेकर के आते हैं कि इन्हें तो पहले पार्किंसन था, अब इन्हें अल्जाइमर भी हो गया है, या फिर कहते हैं कि इनको पार्किंसन और सिजोफ्रेनिया भी साथ में है। ऐसा नहीं होता है। पार्किंसन के एडवांस स्टेज में यानी पार्किंसन की शुरुआत होने के 8 से 10 साल के बाद कुछ लोगों की याददाश्त थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, जिसे कि पीडी डिमेंशिया यानी पार्किंसन डिजीज एसोसिएटेड डिमेंशिया कहा जाता है, जिसमें कि याददाश्त थोड़ी बहुत कम होती है, जैसे कि रोजमर्रा की चीजें भूलना, या दवाई खाई है नहीं खाई है इस बात का ध्यान नहीं रखना, या पास पड़ोस के कुछ बच्चे आए हैं तो उनका नाम बार बार भूल जाना, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। तो हाँ, याददाश्त की समस्या तो होती है, लेकिन बीमारी के शुरुआत के 8 से 10 साल के बाद। लेकिन अगर किसी मरीज में याददाश्त की समस्या शुरुआत में ही मिल रही है तो 2 संभावनाएं हैं। या तो पहली बात कि वो पार्किंसन न होकर के पार्किंसन प्लस है, या फिर किसी न किसी दवाई का दुष्प्रभाव है, क्योंकि पार्किंसन के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाली कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसका दुष्प्रभाव ही होता है याददाश्त का कम होना, जैसे कि ट्राइहेक्सिफेनिडिल एक दवाई है जो कि पेसिटेन या इस सारे नाम से उपलब्ध है, 2 मिलीग्राम की दवाई होती है THP। इसका एक साइड इफेक्ट होता है याददाश्त को कम कर देना।
क्योंकि ये हमारे ब्रेन में कोलिनर्जिक सिस्टम पे प्रभावित करता है। कंपन को बहुत अच्छा कम करता है, क्योंकि सिर्फ लीवोडोपा से कंपन कम नहीं होता, अकड़न और धीमापन में ज्यादा फायदा मिलता है। तो अक्सर लोग कंपन कम करने के लिए इस दवाई को THP को 2 मिलीग्राम 1 बार 2 बार या 3 बार प्रयोग में लाते हैं। इस दवाई से कंपन तो कम हो जाता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव होता है मुंह सूखना, आंखों की रोशनी में प्रभाव डालना, कभी कभी पेशाब में परेशानी होना, और सबसे महत्वपूर्ण बात याददाश्त कम होने लग जाना। तो जब भी पार्किंसन के पेशेंट में अर्ली स्टेज में अगर याददाश्त कम हो रहा हो तो हमें दवाइयों को रिव्यू करने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या मरीज को पागलपन के लक्षण आते हैं, या क्या पार्किंसन के साथ साथ किसी को सिजोफ्रीनिया या बाइपोलर के लक्षण आ सकते हैं। यहां फिर से हम बात करेंगे कि या तो हमारी डायग्नोसिस गलत है, हमें डायग्नोसिस रिवाइज करने की जरूरत है। मरीज को पार्किंसन न हो करके कोई और बीमारी है, जैसे कि ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस, इग्लोन 5 एंटीबॉडी वाले, या रिकरेंट स्ट्रोक की वजह से होने वाले पार्किंसोनिज्म, या फिर ब्रेन में कोई और समस्या, मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, या इस तरह की चीजों के या किसी दवाइयों के दुष्प्रभाव से, या फिर किसी जेनेटिक कंडीशन से होने वाले पार्किंसन जैसे लक्षण पार्किंसोनिज्म है, जिसमें कि पागलपन के लक्षण आ रहे हैं। या फिर दवाइयों वाली बात, क्योंकि पार्किंसन के लक्षण को कम करने वाली कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि एमेंटाडिन, प्रेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल, इस तरह की कुछ दवाइयां हैं जिनका की साइड इफेक्ट होता है पागलपन के लक्षण, जिसमें कि अक्सर लोगों को भ्रम होने लग जाता है। मरीज बैठे बैठे बताने लग जाते हैं कि सांप आया है, बिच्छू आया है, देखो मेरे सामने गेस्ट आए हैं, आपने उनको पानी नहीं पिलाया, या देखो दिन हो गया, रात हो गया, इसका फर्क नहीं पता चल जाता है। तो ऐसे में कुछ दवाइयों को बदलने की जरूरत होती है। या फिर कभी कभी मरीजों में इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर आने लग जाते हैं, जैसे कि पेशेंट ओवर इंपल्सिव हो सकते हैं, बैठे बैठे उनको नींद के दौरे आ सकते हैं, बैठे बैठे मरीज सो जाते हैं, स्लीप अटैक आते हैं, या फिर ऐसे मरीज कभी कभी भागने लग जाते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, कहीं आग लगा देते हैं, कहीं जुआ खेलने में लग जाते हैं, या कभी कभी उनमें हाइपर सेक्सुअलिटी के लक्षण भी आने लग जाते हैं, जो कि परिवार के लिए बहुत इंबैरेसिंग होते हैं कि 70 साल की उम्र में बाबा कुछ अजीबोगरीब सी गतिविधि कर रहे हैं, जो कि परिवार के लिए शर्मिंदगी का विषय है। तो इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है और उनमें उन दवाइयों की मात्रा को कम करने, एडजस्ट करने या बदलने की जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी पार्किंसन के मरीज में 2 तरह के लक्षण, याददाश्त कम होने की बात आए या पागलपन के, मेंटल इलनेस के कंडीशन के प्रॉब्लम आए, तो आपको वापस अपने न्यूरोफिजिशियन से मिलना है जिनसे दवाइयां चल रही हैं, उनको बताना है, दवाइयों के साइड इफेक्ट को चेक करना है और उन्हें एडजस्ट करने की जरूरत है। सर थैंक यू इतना सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और एक और आखिरी सवाल है सर। सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि पार्किंसन पेशेंट को दवाइयों के साथ साथ और किस किस बातों का ख्याल रखना होता है। यह भी बहुत जरूरी सवाल है। सबसे पहली बात, पार्किंसन की जो मेन दवाई होती है, लीवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन या डोपामिन की जो दवाई होती है, उसे खाली पेट देना होता है। अक्सर लोगों के मन में भ्रांति होती है कि कोई भी दवाई देना है तो उसे खाने के बाद देंगे, जबकि जो डोपामिन की दवाई है, लीवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन, अगर इसे खाने के साथ दिया जाए या खास करके प्रोटीन वाले खानों के साथ दिया जाए तो पेट में जा करके ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसकी इफिशियंसी काफी कम हो जाती है। तो 3-4 बार जब भी इस दवाई को देना है, अक्सर किसी को 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार भी देने की जरूरत पड़ती है, आधी या पूरी गोली या 1.5 गोली या 2 गोली, कभी भी जब भी दे तो खाने से 1 से 2 घंटे का अंतराल जरूर रखें। बेहतर होगा कि खाने के पहले दें या फिर खाने के बाद भी अगर दे रहे हैं तो 1 से 2 घंटे का अंतराल रखें, ताकि जिस समय यह दवाई पेट में जाए उस समय पेट में ऑलरेडी पहले से प्रोटीन वाली चीजें या खाने की कणें मौजूद ना हो, वर्तमान ना हो, ताकि ये दवाई ठीक से एब्जॉर्ब हो और अपना अच्छा काम कर पाए। अक्सर लोग आते हैं कि दवाई तो ले रहे हैं लेकिन पूरा फायदा नहीं हो रहा है, और ऐसे मरीज में अक्सर बस हम खाने के साथ इनकी गैपिंग को बढ़ा देते हैं, अंतराल को बढ़ा देते हैं, तो सेम डोज में मरीज को बेहतर परिणाम मिलने लग जाते हैं। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, जो लीवोडोपा की दवाई होती है वो ना तो अचानक से शुरू की जाती है ना ही अचानक से बंद की जाती है, क्योंकि अगर किसी मरीज को हम पहली बार लीवोडोपा की दवाई शुरू कर रहे हैं तो अगर पहली ही बार में फुल डोज दे देंगे तो मरीज को चक्कर, उल्टी, नींद या चाल में खराबी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो हम बहुत धीरे धीरे शुरुआत में 1/4 या आधी गोली 1 बार देते हैं, फिर आधी गोली 2 बार, फिर आधी गोली 3 बार, 4 या 5 या सप्ताह दिन के गैप के बाद, जैसे जैसे कि दवाई बॉडी में एडजस्ट हो, अपना संतुलन बनाए, फिर धीरे धीरे फुल डोज पे, पूरी मात्रा पे हम लोग पहुंचते हैं। तो जैसा हमने कहा कि धीरे धीरे डोज को बढ़ाना होता है,
उसी तरीके से अगर किसी कारण से दवाई कम हो जाए, अक्सर लोग आते हैं कि दवाई बंद हो गई थी और हमने दवाई को बंद कर दिया। उसी तरीके से अगर किसी कारण से दवाई कम हो जाए, अक्सर लोग आते हैं कि दवाई बंद हो गई थी और हमने दवाई को बंद कर दिया। अचानक से लंबे समय चलने के बाद अगर दवाई को बंद कर दिया जाए तो मरीज अचानक से आईसीयू में जा सकता है। उसे डोपा डिसरेगुलेशन सिंड्रोम इसे कहते हैं कि अचानक से डोपामिन की कमी हो गई, मरीज अकड़ गया, फ्रीज हो गया, एक काइनेटिक रिजिड स्टेट जिसको कहते हैं उसमें टक करके हाथ पैरों में अकड़न कंपन आ गया और उसकी आवाज बंद हो गई, वो मुंह से पानी भी नहीं निकल पा रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहा है, खाने के प्रयास अगर कर रहे हैं तो सरक जा रहा है, निमोनिया हो जा रहा है, किडनी में परेशानी हो जा रही है, कभी कभी जानलेवा परिणाम भी होते हैं। तो इस बात को हम फिर से जोर देकर कहना चाहेंगे, ना तो दवाई को अचानक शुरू करना है, ना ही अचानक से बंद करना है। तीसरा, मरीज कभी कभी इस दवाई का जरूरत से ज्यादा सेवन करने लग जाते हैं, उन्हें लत भी लग जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। पार्किंसन की 3-4 और भी दवाइयां हैं जिसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। जब भी कोई नई दवाई आपको शुरू की गई हो डॉक्टर के द्वारा, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि इस दवाई के साथ हमें क्या दुष्प्रभाव को मॉनिटर करने की जरूरत है। और मरीज की पहुंच से, अगर मरीज की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है जो कि एडवांस स्टेज में होता है, तो उनकी पहुंच से दवाइयों को दूर रखना होता है। कोई ना कोई केयर गिवर होना चाहिए जो कि दवाइयों की मात्रा को गिन करके उन्हें दे और ये निश्चिंत करे कि दवाइयां उनको प्रॉपर मात्रा में मिल रही हैं, सही डोज में मिल रही है, कम या ज्यादा तो नहीं मिल रही है। हमारा अगला सवाल है कि डीबीएस क्या होता है, क्योंकि अधिकतर हमने सुना है पार्किंसन मरीजों में ये इकलौता सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन होता है। देखिए, इसके बारे में पहली बात तो ये जानना है कि पार्किंसन का जड़ से कोई इलाज नहीं है। हमने पहले भी बताया कि आदमी के साथ ही ये बीमारी रहती है, उन्हें इसके साथ रिश्ता कायम रखना होता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमने कहा कि ब्रेन में डोपामिन की कमी की वजह से यह डिजीज होता है। तो हमारे पास एक रास्ता तो यह है कि हम डोपामिन की दवाई बाहर से दें, या फिर ऐसी दवाइयां दें जो ब्रेन में डोपामिन को बढ़ाए, या फिर डोपामिन से मिलती जुलती कोई चीजों को इंजेक्शन के फॉर्म में हम दें जो कि स्मूथली बॉडी में एक लेवल को मेंटेन करे, जैसे कि एपोमॉर्फिन पंप होता है। एपोमॉर्फिन पंप लगा करके हम पार्किंसन के लक्षण को 24 घंटा कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जैसे हार्ट में एक पेसमेकर लगता है, वैसे ब्रेन के लिए एक पेसमेकर जैसी मशीन होती है जिसे डीबीएस यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। इसमें एक छोटे ऑपरेशन के द्वारा ब्रेन में एक तार लगाया जाता है डीप, जो कि हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया यानी जहां से हमारी बॉडी की मूवमेंट निर्धारित होती है, वहां पे एक लीड लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है जो कि विद्युत करंट, बिजली का करंट वहां पे दे करके स्टिमुलेट करता है। और उससे जुड़ी हुई एक मशीन हमारे बॉडी में स्थापित कर दी जाती है जहां पे पेसमेकर लगता है, जिसमें कि बैटरी लगी रहती है। वहां से इंपल्स जनरेटर होता है जिसको कि इंपल्स जनरेटर या पेसमेकर डिवाइस की तरह एक जनरेटर डिवाइस कहते हैं। वो एक करंट पैदा करता है और वो करंट वहां से निकल के हमारे ब्रेन में जाता है और बेसल गैंग्लिया को स्टिमुलेट करते रहता है। यह बहुत ही मैजिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि वैसे पेशेंट जिनमें कि लीवोडोपा से फायदा मिलता है, वैसे पेशेंट में पेसमेकर बहुत अच्छा काम करता है, मतलब डीबीएस बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन 2 बातें जाननी है। पहली बात, सारे पार्किंसन के पेशेंट में डीबीएस प्रभावी नहीं होता है, तो न्यूरोफिजिशियन से यह डिस्कस करना होता है कि क्या मेरा मरीज डीबीएस के लिए आइडियल कैंडिडेट है या नहीं, क्योंकि अगर जिसमें वो कैंडिडेट नहीं है उसमें डीबीएस लगाने से नुकसान भी हो सकते हैं। दूसरा, डीबीएस से पार्किंसन के सारे लक्षण नहीं गायब होते हैं, यानी पार्किंसन की वजह से किसी को डिप्रेशन या साइकोसिस के सिम्टम आ रहे हो, या किसी के चाल में बैलेंस की ज्यादा समस्या आ रही हो, वैसे लक्षण डीबीएस से नहीं ठीक होते हैं। यानी वो सारे लक्षण जो लीवोडोपा खाने से ठीक होते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए ठीक होते हैं, डीबीएस से वही सारे लक्षण कंट्रोल होंगे लेकिन लंबे समय तक के लिए। बीच बीच में डीबीएस की सेटिंग को चेंज करते रहने की जरूरत पड़ती है, बाद में डीबीएस की बैटरी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, और डीबीएस लगाने के बाद भी मरीजों को दवाइयों की जरूरत बीच बीच में पड़ती है। ऐसा नहीं कि डीबीएस लगा दिया तो बीमारी कंप्लीट ठीक हो गई, अब हम दवाई की जरूरत नहीं है। डीबीएस के बाद भी बीमारी का आगे बढ़ना जारी रहता है, यानी डीबीएस के बाद भी आपको धीरे धीरे दवाइयों के डोज को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। यानी डीबीएस कोई अमृत नहीं है, कोई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, यह एक तरह का मशीन है जो कि लोगों में बहुत अच्छा फायदा करता है, जो डे बाय डे, आवर टू आवर जो फ्लक्चुएशन होता है उन सारी चीजों को ठीक करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। सर, हमारा आखिरी सवाल होगा ये, आप जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं?
पहली बात तो कि पार्किंसन की बीमारी कोई मौत का पैगाम नहीं है। इसके साथ दवाइयों के साथ आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। बस आपको दवाइयों को बीच बीच में समझने की जरूरत होती है, बीमारी को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत होती है। दूसरी बात यह कि आपके घर वालों को यह समझना है कि बीमारी जब एडवांस स्टेज में पहुंचती है तो उस समय दो चीजों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि बीमारी के बाद अगर मरीज आईसीयू में पहुंचता है या अगर उसकी जान को खतरा होता है तो दो चीजों से, पहली बात, ऐसे मरीज अक्सर गिर जाते हैं और गिरने की वजह से कुल्हा टूट जाता है या माथे में सबड्यूरल हेमाटोमा या हेमरेज होने का खतरा होता है। तो दवाइयों को बीच बीच में एडजस्ट कराते रहें। घर की बनावट ऐसी रख लें कि गिरने की संभावना कम से कम हो, यानी कमरा इस तरह से व्यवस्थित हो कि अगल बगल फर्नीचर कम हो जिससे टकरा के गिरने की जरूरत न पड़े। अगर गिरने का डर भी हो तो कमरे में जहां तहां बार या हैंडल या सपोर्ट लगे हुए हों। अगर गिर भी गए तो नीचे मैट्रेस या फ्लोर पे कुशन लगा हुआ हो ताकि गिरने से चोट कम लगे। तो यह एकमात्र ऐसी चीज है जिससे कि मरीजों की जान को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, उनके बार बार हॉस्पिटलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है, रोका जा सकता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो कारण होता है ऐसे मरीज के हॉस्पिटल जाने का वो होता है खाना खाते समय सरक जाते हैं और निमोनिया होने का डर रहता है। तो इस चीज को भी समझना है कि ऐसे मरीज को थोड़ा थोड़ा बार बार खाने के लिए दें, खाने के लिए कभी हड़बड़ी ना करें। अगर फैमिली डिनर पे ऐसे लोग साथ बैठे हैं तो बाकी लोग भी अपनी स्पीड को स्लो कर लें इनकी स्थिति को समझते हुए। ऐसा नहीं कि इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए ताकि ये बाकी लोगों के साथ अपनी स्पीड को मैच कराने के लिए हड़बड़ में खाने लगें और चोक कर लें, उनके खाने की नली की जो समस्या है वो बढ़ जाए, खाना उनकी सांस की नली में चले जाए, निमोनिया हो जाए, एस्पिरेशन हो जाए, जान को खतरा हो। इन दो चीजों का अगर ध्यान रखा जाए और बाकी जो हमने बात किया इन सब चीजों के बारे में घर के परिवार अगर डिस्कस करें तो पार्किंसन कोई अभिशाप नहीं है, एक ऐसा रोग है जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जाहिर सी बात है क्योर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ भी जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी बिताई जा सकती है, अच्छी यादें जमा की जा सकती है।